फाइनली अब हम लोग किसले का जो 8 क्लास का हिंदी है यानी 10th क्लास में जो लोग उर्दू लिए हैं या मैथिली लिए हैं तो उनको पूछा जाता है। तो आज हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पूरा किसले का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से एकदम जुड़े रहिए, तो आपको बिल्कुल सही और दुरुस्त दुरुस्त के साथ पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, वक्त दीजिएगा तो कल एग्जाम में आपका इंशाअल्लाह ताला इससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तो आप जान रहे हैं ये आशावादी, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बी आशावादी, यानी फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने के, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। दूसरा सवाल है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो आज़ादी के प्राप्ति के लिए संगठित होने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, स्वराज का अर्थ क्या होता है। स्वराज का अर्थ ऑप्शन ए राज्य, बी आज़ादी, परतंत्र या अपना राज्य। तो स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य, बिल्कुल सही जवाब होगा डी। अगला, चमन का अर्थ क्या होता है। चमन का अर्थ फुलवारी होता है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये डी। अगला सवाल है, तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता में किस सर कुचल के साथ चलने की बात कही गई है। तो बिल्कुल मुसीबतों के सर कुचल जाएंगे एक दिन, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है। तो कवि हमेशा जो देता है हौसले और उत्साहपूर्ण जीने के प्रेरणा देता है। चलिए अगला सवाल है, सात नंबर, तू जिंदा है तो कविता जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत करता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा गहरे जीवन राग का उत्साह, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सी। चलिए अगला सवाल है, ये चैप्टर 1 है ना, तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह से हम फुल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा देंगे। बुरी है आग की पेट, बुरे हैं दिल के दाग, ये दब सकेंगे, है ना। यहाँ रुक जाइए, ये देखिए, दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि का है। तो आप जान रहे हैं ये शंकर शैलेंद्र का है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तू जिंदा है तो जिंदगी की क्या जीत में यकीन कर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, तो मंजिल है, बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा ना। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर से नवीन घर, घर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्ति किस कविता की है। कविता के किसकी है। तो ये आप जान रहे हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत, ये देखिए क्या, यह क्या है, कविता है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो शंकर शैलेंद्र द्वारा। तो ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए पहले ये वाला इतना। चलिए फाइनली हम लोग आज 15 सवाल इससे देखेंगे। तो कई सवाल हो गए, 11 हो गए, 4 और बचा है। 4 है, देखिए 4 है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, आप जान रहे हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति जो है हमेशा जिंदा माना जाता है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विधा है। अभी बताएं कि ये कविता है, कविता है ना, इसी को उर्दू में नज्म कहते हैं, सिखाए हैं आपको, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, नज्म कहते हैं ना। तो ये हो गया। अगला सवाल है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता कवि हैं। अभी देखिए दोनों सिखाए कि शंकर शैलेंद्र है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 नंबर का क्या होगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर का हम लोग देखे थे ए। ये सब सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आना है, तो ये सब याद रहे कि क्या है, कौन लिखे हैं, ठीक। अगला सवाल आखिरी सवाल है आज का, विनाश के बाद क्या होता है। तो अभी यहाँ पढ़ें, देखिए हमेशा कुछ सवाल प्रश्न में भी रहता है, तो आपको सीखना है। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर से नवीन घर है। तो ये देखिए वहीं से पूछा जा रहा है सवाल को कि विनाश के बाद नव निर्माण होता है, बिल्कुल, यानी फिर से नया घर बनेगा तो नव निर्माण होता है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो ऑब्जेक्टिव से हिंदी से। अब आपको दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो इसी तरह से फुल आपको रिवीजन करवा देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चलिए, तो हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, आज हम लोग दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप जान रहे हैं कि टेलीग्राम पे इसका क्यूज भी चालू हो गया है, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइन नहीं है तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। तो ये आसान सा सवाल है, सभी को याद होना चाहिए, प्रेमचंद, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 2018 में इस सवाल को पूछा भी गया है। चलिए अगला सवाल है, ईदगाह कहानी आधारित है, ईदगाह जो कहानी है वो किस पे आधारित है। तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, रमजान कितने दिनों का होता है। तो रमजान जो है 29 से 30 दिनों का होता है। आप जान रहे 30 दिन से ज्यादा रमजान नहीं होता है, इसीलिए आपको ये नहीं लगाना है जिसमें 31 हो। चलिए अगला सवाल है, हामिद कितने साल का बालक था।
हामिद जो था वो कितने साल का बालक था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, 4 से 5 साल का बालक था। ये आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा, बी सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बूढ़ी दादी का नाम क्या था? तो सभी लोग को याद है, ये भूलने वाला सवाल नहीं है, अमीना, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, हामिद ने दादी से क्या कहा? तो हामिद ने दादी से कहा, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं पहले आऊंगा। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल सही जवाब 6 नंबर का ये होगा। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? ये बहुत अपने आप में ही अच्छा सवाल है कि सम्मी क्या खरीदा, महमूद क्या खरीदा, मोहसिन क्या खरीदा, हामिद क्या खरीदा, ये सब आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। तो 7 नंबर है कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? तो आपको पता है कि मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खंजरी खरीदा। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, या आप 7 नंबर सवाल का जवाब सही हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। आप जान रहे हैं 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। आप जान रहे हैं कि 8 नंबर, चलिए सवाल हम लोग देखते हैं। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो मोहसिन मेले में रेवड़िया खरीदता है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो आप जान रहे हैं सवाल नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल अभावग्रस्त। जो है अभावग्रस्त, ये क्या करता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, 10 हम लोग देख लिए ना, तो सवाल नंबर 11 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? तो ये तो आसान सा सवाल है, सभी को याद होगा, जो लोग किताब पढ़े होंगे। तो चिमटा खरीदता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थे? तो आपको याद है, तो गांव से ईदगाह 3 कोस दूर है। और दादी जो अमीना सोच रही थी कि मेरा बच्चा इतना दूर जाएगा कैसे, ये सब किस्सा आपको याद होगा। चलिए अगला सवाल, हामिद के दोस्तों का नाम है? तो हामिद का दोस्त का नाम था महमूद, नूरे भी थे और मोहसिन भी थे, इसीलिए जवाब हो जाएगा सभी। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 13 का आंसर डी, सभी होंगे। चलिए मेले में हामिद क्या खरीदता है? अगला सवाल है ना, मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो आप जान रहे हैं मेले में हामिद जो है चिमटा खरीदता है ना, ये 2 बार सवाल आ गया है। तो हामिद दादी के लिए भी चिमटा और ये भी खरीदता है, तो वही सवाल है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ईदगाह कहानी में वंचित बचपन के परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्मिक ढंग से ना, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्मिक ढंग से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 15, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? चिमटा मजबूत था? नहीं, गलत है, इसलिए चिमटा नहीं खरीदा गया। चिमटा सुंदर था? ये भी नहीं होगा। चिमटा खिलौने जैसा था? नहीं, क्योंकि रोटी सेकने में दादी के हाथ जल जाती थी। तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा डी, सवाल नंबर 16 का क्या होगा, डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो आप जान रहे हैं ईदगाह का है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईदगाह। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ईदगाह कहानी के जो है मुख्य विशेषता क्या है? तो आप जान रहे हैं, चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभाव एवं चुनौतियों बच्चे के परिपक्व बनाती है, कहानी में सरल शब्दों में चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, कहानी का अंत सुखांत है। तो आप जान रहे हैं कि अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बना देती है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेकिन अभी आप एक सवाल देखें कि ये सवाल था कि कहानी ईदगाह किस पर आधारित है, तो इसका हम लोग आंसर देखे थे मनोविज्ञान देखे थे ना। तो ये भी सोचने की बात है, जब यहाँ आंसर होगा कहानी बाल मनोविज्ञानी पर आधारित है, और हम लोग पढ़े थे कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है सवाल नंबर 2 में, तो इसका सवाल देख रहे हैं किस तरह से दिया है। तो आपको ऐसा सवाल को थोड़ा बहुत सोच के चलना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो ये तो आसान सा सवाल है, सवाल नंबर 19। हामिद के पास कितने पैसे कुल थे? हामिद के पास आप जान रहे हैं कि 3 पैसे थे, है ना।
हामिद के पास 3 पैसे थे। और ये क्या कह रहा है, महमूद के पास कितने पैसे थे। सवाल नंबर 19 सब जान रहे हैं कि 12 पैसे थे। 15 पैसे किसके पास थे, आप वो भी जान रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महमूद के पास कितने पैसे थे, तो 12 पैसे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल है, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा थी। तो आसान सा सवाल है, 3 पैसे में चिमटा खरीदा, क्योंकि उसके पास 3 पैसा था। चलिए अगला सवाल, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। तो आपको पता है 30 दिनों के बाद ईद आती है, तो बिल्कुल सही जवाब 21 नंबर का क्या होना चाहिए, सी। चलिए अगला सवाल है, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक से टिप्पणी करती है। वही सवाल है, देखिए इसको पलट दिया गया अभी जो हम लोग पीछे देखें, तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, ईदगाह होना चाहिए ना, तो बिल्कुल 22 नंबर का क्या हो जाएगा, डी आंसर। चलिए रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं। तो रमजान के महीने में मुसलमान जो है खाते पीते हैं, पेटू है ना। तो रमजान के महीने में जो मुसलमान क्या रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक ना। 23 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चिमटा किसने खरीदा। तो चिमटा हामिद ने खरीदा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये सी है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हामिद, ये डी है ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, है हामिद। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 25 नंबर सवाल हम लोग देख लिए। 26 सवाल नंबर देखते हैं 25 24 देखे हैं ना हम लोग, हाँ 24 देखे हैं, 24 का आंसर होना चाहिए डी, सही है। 25 नंबर सवाल क्या है, ईद ईद के दिन उदास थी। तो अमीना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। ईद के दिन कौन उदास थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीना, है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल आखिरी है चैप्टर का, उसके बाद हम लोग कर्मवीर पढ़ेंगे। गदगद का अर्थ होता है। तो गदगद का अर्थ, क्या बात है, हम लोग कहेंगे गदगद है आज, तो गदगद के मतलब क्या होता है, अर्थ उसका पूछ रहा है, अर्थ, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जान रहे गदगद होने बहुत दुखी होना है, जा ये तो गलती लग गया है, लेकिन सही जवाब क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना, तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा, बी। यानी गदगद का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न होना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुखी नहीं लगा देना, ठीक ना। गदगद का अर्थ होना प्रसन्न होना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगला है, ये पहला सवाल है, तो आप जान रहे हैं सतसई की रचना जो है करने वाले हैं, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, बिहारी ने, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए दूसरा सवाल है किसका पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ होता है ना। मनुष्य श्रेष्ठ कब बनता है। ऑप्शन ए घमंड, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी चुगलखोरी, डी दान। तो ये सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आप भी सोच रहे हैं, तो नम्रता, यानी बिल्कुल नम्रता सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान जो है ना, मनुष्य अपने अंदर का पालन यानी नम्रता, यानी बहुत ही सुशील भाव से किसी के साथ पेश आएगा, तो उससे क्या होगा, इंसान जो है ना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए इसका जवाब क्या होगा ना, बिल्कुल सही जवाब बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, संगति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता। संगति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता। तो ये सवाल नंबर 3 है। तो देखिए, बुरी बुद्धि वालों पर, अच्छी बुद्धि वालों पर, चतुर पर, सज्जन पर। तो एक और संगति, तो संगति का प्रभाव जो है ना बुरी बुद्धि वालों पर नहीं पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा ना ए, ऑप्शन 3 नंबर का हो जाएगा ए। चलिए अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली, धरी लुकाई काबे पंक्ति है। तो आप जान रहे हैं कि ये पंक्ति किसका होता है। तो चल रहा है तो चलने दीजिए ना, तो बिहार के दोहे से, है ना, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नगरी सोए, यह पंक्ति किसका है। तो आप जान रहे हैं ये सब किसका है, बिहारी लाल का है ना। तो सही जवाब हो जाना चाहिए ना 5 नंबर का भी बी। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 है, बिहारी किस काल के कवि है ना। तो बिहारी जो है ना रीति काल के कवि है। सही जवाब क्या हो जाएगा, रीति काल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहारी किस रस के कवि हैं। ये रस कह रहा है, तो इसका भी श्रृंगार रस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना श्रृंगार रस। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है, प्रेम कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है। तो प्रेम कवि के रूप में ये इनमें जो है ना बिहारी लाल प्रसिद्ध है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना बिहारी लाल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है। तो आप जान रहे हैं बिहारी ने राधा नगरी जो है श्री
कृष्णा का है ना, श्री कृष्ण जी को राधा नगरी है, सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर हम लोग देखते हैं, नाम से जुड़ा क्या होता है ना, सवाल है ना, नाम से जुड़ा क्या होता है, 10 नंबर सवाल है। तो नाम से जुड़ा जो है ना गुण होता है, नाम से जुड़ा क्या होता है, गुण होता है, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल होता है बिहारी के अनुसार मनुष्य के किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है, मैंने बिहारी के अनुसार मनुष्य जो है ना बड़ा नहीं बन सकता है, जान रहे हैं, गुण के बिना मनुष्य बिहारी के मुताबिक बड़ा नहीं बन सकता है ना। चलिए अगला सवाल 12 नंबर बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह का दोहे शामिल है ना, तो अभी आप देखें कि किस तरह का दोहे शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, इनमें तीनों भक्ति प्रेम नीति परक, ये 12 नंबर का सवाल हो जाएगा ना, तो इनमें से तीनों के ना सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मेरी भव बाधा हरव राधा नगरी सोए जातन की झाई परे श्यामु हरित दुईती होई, इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुण किया है, तो मतलब कह रहा है कि इस जो पंक्ति है इसमें किसका गुण गाया, तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी राधा, सी राम और डी सीता। तो आप जान रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ना राधा का गुण, तो सही जवाब हो जाएगा ना बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं, जो कबीर है वो नर मन की तुलना किससे करते हैं, तो हो जाएगा ना नल के जल से है, आसान सा सवाल है, तो नल के जल से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं ना, राम नमी ओढ़ कर माला जपने से है, साधु बनकर घूमने से, निर्मल हृदय में, तो दूसरों की मदद करने, तो आप जान रहे हैं 15 नंबर का सवाल हो जाएगा ना, निर्मल के हृदय में, यानी हृदय में जो है ना बिहारी के अनुसार ईश्वर मिलते हैं ना। चलिए अगला सवाल है, साह कर भवनु हंस कवि किसके संबंध में कहता है, कवि जो है साह कर भानु किसके जो है ना संबंध में कहता है, तो आप जान रहे हैं 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, गोपिया के संग में कहना चाहिए ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ये सही जवाब सी। अगले सवाल हम लोग देखते हैं, संसार में गुणी को क्या मिलता है, तो संसार में गुणी को क्या मिलता है, आप जान रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ना, तो संसार में जो है ना तिरस्कार है ना, तिरस्कार सही जवाब हो जाएगा ना इसका, संसार में सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किसके दर्शन से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, माने किसके दर्शन करने से मनुष्य के जो है ना हृदय क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो श्री कृष्ण है, सही जवाब हो जाएगा ना श्री कृष्ण। चलिए अगला सवाल है, रांचे का अर्थ होता है, रांचे का अर्थ होता है, तो रांचे का अर्थ आप सभी जान रहे हैं, रांचे का अर्थ प्रसन्न होगा ना, सही जवाब हो जाएगा ना 19 नंबर का ए। चलिए 20 नंबर सवाल है, नल नीर है ना, नल नीर जैसी गति किसकी होती है, तो आप जान रहे हैं मनुष्य ही होता है जिसकी नल नीर जैसी गति होता है। 21 नंबर सवाल है, नगर नहीं गागर में सागर किस दोहे की विशेषता है ना, गागर में सागर किस दोहे का विशेषता है ना, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा, तो देखिए तुलसी, बिहारी, कबीर, रत्नाकर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना डी, रत्नाकर नहीं ना होगा इसका, गागर में सागर किस दोहे, तो ये दोहे का बात करें तो कबीर बिहार ना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना बिहार, या ना सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सच्चा व्यक्ति कौन होता है जिसके मन में खोट हो, ऑप्शन ए में है जो स्वार्थी होता है, झूठा होता है, जिसका हृदय पवित्र हो, तो आप जान रहे हैं सच्चा व्यक्ति उसी को मानेंगे जिसका हृदय जो है ना पवित्र है, तो सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं ठेस से। ठेस से सवाल है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, हम आपको पहले बता दिए कि ठेस कहानी क्या है, कविता है, लेखक है और इसके लेखक सभी आपको याद होना चाहिए है ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही पूछा जाता है। तो आप जान रहे हैं ठेस लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु है ना, सही जवाब हो जाएगा ये। आप जान रहे हैं ये दोनों आपके निशान में शामिल नहीं है, आप प्रेमचंद जो लिखे हैं आप जान ही रहे हैं ना, अभी आएगा प्रेमचंद वाला। चलिए ठेस किस प्रकार की कहानी है ना, ठेस जो है 2 नंबर सवाल है, किस प्रकार की कहानी है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना आंचलिक कहानी है ना, सही जवाब हो जाएगा
2 नंबर का सी। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, सिरचन को गांव के लोग बेकार नहीं बेगार क्यों समझते हैं ना? एक तो बेकार और दूसरा बेगार क्यों समझते हैं? तो आप जान रहे हैं 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। सही जवाब हो जाएगा कलाकार होने के नाते खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मानो से सिरचन ने मनोहर की छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया क्योंकि? तो आप जान रहे हैं क्योंकि मानो के प्रति उसके हृदय में ममता की भावना नहीं लिखा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ना, ये सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का ए हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद है ना? तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, चूड़ा है, चूड़ा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो सिरचन जो है ना, आप जान रहे हैं 6 नंबर का जवाब हो जाएगा पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, है ना। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सिरचन जाति 7 नंबर सवाल है का ... तो आप जान रहे हैं कारीगर, है ना। सही जवाब हो जाएगा ना, कारीगर। चलिए अगला सवाल है, सिरचन को लोग क्या समझते हैं? तो आप अभी पढ़े इसके, सिरचन को लोग हो जाएगा ना चटोर। सही जवाब हो जाएगा ना 8 नंबर का ए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। ठेस कहानी का पात्र है? तो आप जान रहे हैं हामिद पढ़े ईदगाह का। बाल गोविंद भगत तो आप जान रहे हैं इनका खुद एक चैप्टर है। सिरचन ही होना चाहिए आंसर, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, है ना। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 नंबर का सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ना, वो लोकमन के मर्मक पे थे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठेस कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का कैसा वर्णन करती है? मैंने जो ठेस कहानी है वो मन के लिए तो मार्मिक हो जाएगा ना, इसका जवाब सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है? जो ठेस कहानी है वो कहाँ का वर्णन है? तो आप जान रहे हैं वो मिथिलांचल का, है ना। सही जवाब हो जाएगा ना ये डी। सही जवाब क्या होगा? डी, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, ठेस एक है, आपको बताएं कि कौन क्या है, कविता है, ये सब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि ये सब सवाल अक्सर आता ही रहता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ठेस एक कहानी है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है। अभी हम लोग पिछले सवाल में देखें कि ठेस कहानी में किस संस्कृति, तो मिथिलांचल। तो इससे समझने को भी मिलता है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो आप जान रहे हैं ठेस में, है ना। सही जवाब हो जाएगा ना 14 नंबर का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो वही क्वेश्चन है, तो सिरचन हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मानू कौन थी, है ना। मानू कौन थी? तो आप जान रहे हैं मानू जो है ना कहानी की नायिका है। सही जवाब हो जाएगा ना, सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ए, है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? तो आप जान रहे हैं कि ठेस कहानी जो है इसमें जो है ना 5 पात्र है। पात्र मतलब जानते हैं किरदार, जो उर्दू में पढ़ाए हैं वही किरदार होता है ना। मोहर छाप वाली धोती दाम सिरचन को कौन देने लगी, है ना। जो मोहर धोती वाली छाप वाली थी उसको दाम कौन देने लगी? तो 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना सी, यानी मानू दीदी ने, है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? ये सवाल भी है, ये पूछता है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना मानू दीदी ने। सही जवाब हो जाएगा मानू दीदी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? तो मोहर छाप वाली धोती आपके लिए याद रख लेना है, याद हो जाना चाहिए थे ना, 8 रुपए में। सही जवाब हो जाएगा ना ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आखिरी सवाल है ये ना इस चैप्टर का, ठेस का। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? तो आप सभी को पता है उपयुक्त में सभी देता है, क्योंकि शीतल पार्टी भी लिया रहता है, चीक भी, और एक जोड़ी आसानी कुशल, इसीलिए उपयुक्त सभी।
चलिए अब आसान सा हो गया। अब बच्चे की दुआ भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तब हम लोग कल से अशोक से लेके 3 चैप्टर और पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चे की दुआ से बच्चे की तमन्ना क्या है? तो बच्चे की तमन्ना हमेशा क्या होती है? इंसान बनने की, भगवान बनने की, तो शैतान बनने की, पूज्य बनने की। देखिए तमन्ना तो बच्चा का नहीं होता है शैतान बनने का, लेकिन वो शैतान हो जाता है बच्चा ना। तो इसका आंसर ये मत समझ लीजिएगा कि ये हो जाएगा, है ना। इसका आंसर होता है इंसान बनने की। आप पढ़े भी हैं तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बच्चे की तुलना की गई है, तो आप जान रहे हैं बच्चे की तुलना जो है ना वो फूल से की गई है, तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। ये सब आसान सवाल है। अल्लाह और ईश्वर में फर्क है? तो आप जान रहे हैं नहीं, अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जीनत शब्द का अर्थ होता है ना, जीनत शब्द का अर्थ शोभा होता है ना, जीनत का अर्थ शोभा होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक का अर्थ होता है, नेक का अर्थ अच्छा होगा ना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है ना। अभी आगे भी है। चलिए आगे। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? तो बच्चे दुआ कर रहे हैं, है ना। दुआ बच्चे कर रहे हैं ना, दुआ बच्चे कर रहे हैं। आप भी बोलते रहिए तो सही जवाब हो जाएगा। हाँ चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? तो बच्चे उन ईश्वर से जो है ना वो नेक राह पर चलने और बुराई से बचने की दुआ की तलकीन कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब सी, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। तो आप जान रहे हैं बच्चे की दुआ में, है ना। ये सब सवाल छूटना नहीं चाहिए, सब आसान आसान है। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है? तो आप जान रहे हैं बच्चे की दुआ में ना, तो ये बच्चे की दुआ है ना, यहाँ यहाँ आंसर बी हो जाएगा ना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बच्चे की दुआ कविता के कवि किन चीजों की चाह रख रहा है ना। तो बच्चे के कवि जो है ना वो क्या चाह रख रहा है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा ना उपयुक्त में तो सभी, इसलिए कि दुनिया के अंधेरों को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, है ना। दर्दमंदों और वंचितों को हिफाजत करके, इसीलिए उपयुक्त में सभी। इसका आंसर क्या होगा? डी, है ना। बच्चे के दुआ शीर्षक के कविता के लेखक कौन है? तो आपको अभी बताएं कि सही जवाब हो जाएगा ना मोहम्मद इकबाल, है ना। 11 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बच्चे के दुआ शीर्षक के कविता क्या है ना। तो यह एक प्रार्थना है ना, प्रार्थना को उर्दू में दुआ कहा जाता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 13 देखना है ना। तो सवाल नंबर प्रार्थना गीत है ना, तो ये प्रार्थना गीत यहाँ है ना, ये प्रार्थना गीत आपको लगाना है ना। तो सही जवाब सी लगाइए, ठीक ना। तो 12 नंबर का क्या लगाइएगा? सी, प्रार्थना नहीं सिर्फ प्रार्थना गीत लगाइएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 13 नंबर। दर्दमंद और वंचितों को हिफाजत के संकल्प किस कविता में है? तो ये वही सवाल है, तो आप जान रहे हैं बच्चे की दुआ में, है ना। 13 नंबर का सवाल हो जाएगा ना सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किस बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? तो आप जान रहे हैं 14 नंबर का, है ना। तो 14 नंबर का संसार का हो जाएगा ना, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? तो आपको कई बार पढ़ाते हैं कविता को उर्दू में नजम कहते हैं ना, तो सही जवाब 15 नंबर का सी हो जाएगा ना, 15 नंबर का सी। चलिए आज का यह आखिरी सवाल है, और कल से हम लोग क्या ये 9 चैप्टर से देखेंगे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना, मुझको नेक जो राह हो उस राह पे चलाना, मुझको दुआ, ये जो है ना मुझको चलाना, दुआ किस कविता के है? तो आप जान रहे हैं इस कविता का नाम क्या है ना, बच्चे की दुआ, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना, इसका सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है अशोक का शस्त्र त्याग है, मतलब कहा जा रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? तो आपको बताए थे कि यह एक एकांकी है ना, तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव की रचना है, तो जान रहे हैं वंशीधर श्रीवास्तव ही तो लिखे ना
अशोक का शस्त्र त्याग, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल है, पद्मा कौन थी? तो पद्मा ऑप्शन ए मगध की राजकुमारी, ऑप्शन बी कलिंग की राजकुमारी, ऑप्शन सी विदेह की राजकुमारी, ऑप्शन डी चित्तौड़ की राजकुमारी। तो फाइनली आप लोग भी जान रहे हैं कि ये कलिंग की राजकुमारी थी, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, है ना? तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है पद्मा, ऑप्शन सी में है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी में है सेनापति। देखिए 2018 में क्वेश्चन को पूछा भी गया है, तो आप जान रहे हैं कि अशोक ने आदेश दिया था, है ना? तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। आप जान रहे हैं कि अशोक स्त्री वध नहीं करना चाहता था, आपको पढ़ाया भी है ये चैप्टर। अगला सवाल, पद्मा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से। तो बक्सर की लड़ाई जान रहे हैं कब हुई थी? 64 में। लेकिन ये कब की बात है? 1857 की क्रांति, कलिंग के युद्ध। तो आप जान रहे हैं इसका फाइनली आंसर आपको पता भी है कि ये कलिंग के युद्ध से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? मैंने कहा जा रहा है कि बौद्ध भिक्षु के सामने किस कलर यानी किस रंग का वस्त्र धारण किए थे? तो ऑप्शन ए में है लाल, बी पीला, सी सफेद, डी नीला। तो आप जान रहे हैं 6 नंबर का फाइनली आंसर होगा ना पीला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? तो आपको पता है कि कलिंग के दुर्ग खुलती है तो स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है ना, सही जवाब हो जाएगा ना 7 नंबर का बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी लेखक है। तो अभी हम लोग देखे वही, उसी को पलटा गया है, ये जान रहे वंशीधर श्रीवास्तव। अभी हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु पढ़े थे ठेस, मोहम्मद इकबाल क्या पढ़े थे आपको पता है ना, मोहम्मद इकबाल बच्चे की दुआ। तो एक आप भी कमेंट में बताइए कि प्रेमचंद क्या लिखे हैं, है ना, प्रेमचंद क्या लिखे हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? मतलब कहा जा रहा है कि जो है उसका मूल्य उद्देश्य क्या है? तो आप जान रहे हैं अहिंसा, परमो धर्म और शांति का पक्षधार। तो ये दोनों हो जाएगा, ये आप 10th के लिए दोनों होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोनों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही थी? तो अभी आपको बताएं कि स्त्री वध करने वाला अशोक ही नहीं था, कह रहा था कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, अशोक से, पद्मा से, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं कलिंग जो है पद्मा से संबंधित है ना, तब तो अशोक गया था वहां लड़ने के लिए, तो सही जवाब होना चाहिए ना। तो सही जवाब हो जाएगा सी, बी है ना, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 12 नंबर, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? तो कलिंग महाराज की कन्या आप जान रहे पद्मा थी, सही जवाब हो जाएगा ना सी, 12 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 13 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र है? तो आप जान रहे कुल मुख्य पात्र जो है ना 4 है, सही जवाब हो जाएगा ना 13 नंबर का डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? तो अशोक का शस्त्र त्याग में सभी लोग जान रहे हैं, अभी एक बार और देखें इसी सवाल को, ये कलिंग युद्ध के है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल है, पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? तो आप जान रहे हैं कि पद्मा जो है ना, कितना नंबर सवाल है 15 नंबर ना। तो आप जान रहे हैं पद्मा अपने भाई, अपने पति, अपने पुत्र का भी बदला लेना चाहती। तो इसमें तो देखिए ये अपने ज़्यादा पिता लगाना है, इसलिए कि इसमें आप किताब में पढ़े हैं कि सभी का बदला लेना चाहती थी, है ना, लेकिन ज़्यादा आपको आंसर गाइड में जो है ना दे रहा है वो क्या जानते हैं? तो पिता दे रहा है, ठीक ना, अपने पिता का बदला लेना चाहती थी, लेकिन आप पढ़े हैं किताब में कि किस किस का बदला लेना चाहती थी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। तो 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना आपका ए, अशोक का शस्त्र त्याग, है ना। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि स्त्री थी, और वो कह भी रहे थे कि स्त्री वध मैं नहीं करूंगा, तो सही जवाब हो जाएगा ना बी,
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर। अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? हम आपको बोले भी हैं कि ये सब याद होना चाहिए। तो ये हम लोग देखिए कि ये कांकी है ना। तो 18 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो आप जान रहे हैं किसके सामने फेंक देते हैं? कलिंग महाराज पद्मा के सामने है ना। तो 19 नंबर का हो जाएगा ना सी। 19 नंबर 18 नंबर, हाँ 19 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 20 नंबर। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने होगा, सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? तो अब देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ दिया है कि तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई, और यहाँ ऑप्शन में आपको एक बार संपर्क करना चाहते हैं कि यहाँ है ना क्वेश्चन अशोक, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था, अशोक का शस्त्र त्याग। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन था ना, एक पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी। तो देखिए यहाँ दिया अपने भाई, अपने पुत्र, अपने पिता, है ना, दोनों दिया है। और यहाँ भी देखिए तो समझ जाइएगा कि इस तरह का आंसर को क्या करना है आपको, है ना। तो दिया है यहाँ देख रहे हैं कि अशोक के किसके सामने नीचे फेंक देता है। तो हो गया जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, देखिए ना दिया है ना, दोनों पिता भाई दिया है, पुत्र भी दिया है, पति की हत्या की वो तुम्हारे सामने खड़ी है, वो किसका कथन है? तो आप जान रहे हैं कि वो किसका कथन है, पद्मा का है ना। तो सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर का बी हो जाएगा ना। ये शायद आपको आप भी गलत लगा रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिए, इस होगा सम्राट अशोक का कथन है ना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? तो आप जान रहे हैं अशोक कहा था लड़ने के समय, ताकि कलिंग जो है ना ये आंसर है ना 20 नंबर का। तो 20 नंबर सवाल है। तो आप जान रहे क्यों कह रहा था? क्योंकि वो कह रहा था कि अगर आपको मारना है तो मार दीजिए, हम स्त्रीवाद नहीं करेंगे। चलिए 21 नंबर सवाल है। अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो आप जान रहे हैं अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, पहले वो शिव धर्म का था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अशोक कहाँ के सम्राट थे? तो अशोक जो है कितना नंबर सवाल है? 22 नंबर ना। तो आप जान रहे हैं अशोक जो है मगध के सम्राट हैं। बिंदुसार, अशोक, ये सब जो है ना। कलिंग युद्ध कितने वर्षों तक चल रहा था? तो कलिंग युद्ध आप भी जान रहे कितने वर्षों तक चल रहा था। तो सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष, है ना। चलिए अगला सवाल है, ये अशोक से आखिरी है ना, उसके बाद ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। घोड़े पर पद्मा सवार शस्त्र किसने फेंका? तो सही जवाब हो जाएगा ना 24 नंबर है ना। तो सवाल नंबर क्या हो जाएगा? अशोक। सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए अब हम लोग देखते हैं ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो चलिए अब हम लोग ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। पहला सवाल है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के लेखक कौन है? तो आप जान रहे हैं ये आपको बताए भी कि ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना आपका सी। दिनकर है ना, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध है, कैसा निबंध है? मतलब बी व ऋणात्मक है, विश्लेषणात्मक है, या विचारात्मक है, या कोई नहीं। तो सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना विचारात्मक, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया। 3 नंबर है, अनोखा वरदान क्या है? तो आप जान रहे हैं अनोखा वरदान ईर्ष्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यार ये तो बाजार की मक्खिया है जो अकारण हमारे चारों ओर आकर हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती, यह पंक्ति है। तो आप जान रहे हैं ये पंक्ति किसका है? लेनिन की पंक्ति, कार्ल मार्क्स की पंक्ति, माओ त्से तुंग की पंक्ति, या नीत्शे की पंक्ति। तो आपको पढ़ाने के दौरान ये बताए थे कि ये नीत्शे की पंक्ति है ना।
यहाँ नील्स भी था एक, देख रहे थे आप। चलिए वो बाद में बताएंगे। चलिए अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, माने रामधारी सिंह दिनकर का जो लेखक है तो उनका जन्म कहाँ हुआ ये पूछ रहा है। तो बिहार में। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में ना। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। तो आप जान रहे हैं कि लेखक के अनुसार जो है ना उसकी निंदा की माँ कौन है? तो ईर्ष्या। सही जवाब हो जाएगा ना 7 नंबर का ए। अगला सवाल है 8 नंबर, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये आपको बताए थे कि आप ये सब यादें कर लीजिए, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा ना। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की तो रोचक निबंध है ना, तो रोचक निबंध हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? तो जान रहे हैं कि वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? तो वह ईर्ष्यावंश है। ईर्ष्यावंश यानी ईर्ष्यालु है, दूसरों को देख के जलने वाले हैं। तो दूसरों के प्रति आप मन में भेदभाव रखिएगा तो आप कभी खुश नहीं रहिएगा। ईर्ष्यालु के आपको माने बताए थे, ईर्ष्या पढ़ाए भी थे कि ईर्ष्या का माने क्या होता है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फाइनली 10 नंबर सवाल है, निंदा है ईर्ष्या के माँ का नाम, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या का बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या का नानी का नाम। तो आपको बताए थे कि निंदा जो है वो किसकी माँ है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना सी। ईर्ष्या जो है ना बड़ी बेटी है, उस बड़ी बेटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ईर्ष्या बड़ी बेटी का नाम है ना निंदा के। चलिए अगला सवाल, वकील साहब ईर्ष्यालु है ना, वकील साहब ईर्ष्यालु है, अभी पढ़ाए भी आपको। 11 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर एक कवि है। चलिए अगला कार कवि है, इसमें अभी आप देखें कि वो रोचक निबंधकार था, ये सब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसका तुमने भलाई की है, यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति आप जान रहे हैं किसका है? 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 14, निंदा किसकी की जाती है? तो भलाई करने वालों की। अब हम लोग तेजी से चल रहे हैं, भलाई करने वालों की निंदा होती है, किनकी उक्ति है? तो उक्ति है, तो ये आप जान रहे हैं किसकी है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 15 नंबर का बी, ईश्वर चंद। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नित्से ने बाजार की मक्खिया किसे कहा है? तो नित्से ने बाजार की मक्खिया जो है ना, आप जान रहे हैं कि नित्से ने जो बाजार की मक्खिया कहा है वो निंदक को कहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 17 को देखते हैं, ईर्ष्या सबसे पहले किससे जलाती है? तो आप जान रहे हैं ईर्ष्या जिसके हृदय में उसका जन्म होता है ना, तो इस सबसे पहले उसी के ना जलाएगी, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। 17 नंबर का क्या होगा? ए। चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो आपको बताए थे कि वकील साहब के बगल में जो है डॉक्टर साहब है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, कौन चिता के समान होता है? तो चिंता चिता के समान होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का सी है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, ईर्ष्या ईर्ष्या कौन करता है? तो ईर्ष्या कौन करता है आप जान रहे हैं, ईर्ष्या जो दूसरे को सुख नहीं दे सकता। उसके बाद ऑप्शन में है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, सुख संतोष अधूरा मानता है, तो उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, ईर्ष्या का संबंध होता है? तो ईर्ष्या का संबंध होता है तो अपने प्रतिद्वंदियों से, सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं 22 नंबर, सही संतुलन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। तो आप जान रहे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा ना। चलिए 22 नंबर हो गया फाइनली। 23 नंबर देखते हैं हम लोग, तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी खास योगदान यानी है, देती है, क्या देती है? तो आप जान रहे हैं अंतरात्मा देती है। अंतरात्मा जो है व्यक्ति को क्या देती है? तनाव पैदा करती है उसको अपने आप में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 24 सवाल हो गए, 23 सवाल अब चलिए अब बचा है करब कबीर के पद से। चलिए पहला सवाल है, मोको शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मोको शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, मतलब पूछा गया है, तो ईश्वर के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना बी। चलिए
कबीर जो थे वो कबीर एक क्या थे, निर्गुणवादी थे। तो सही जवाब हो जाएगा ना बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ माना है? तो कबीर ने ईश्वर का निवास जो माना है वो कहाँ माना है? तो हृदय में। तो सही जवाब हो जाएगा ना डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आखिन देखिन की बात किसने कही है? तो कबीर ने कही है। सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का बी। 4 नंबर का हो जाएगा ना बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कबीर विरोध किया। कबीर विरोध किसका किया है? तो ब्राह्मणों का विरोध किया है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए ये कबीर दास क्या थे? तो कबीर दास जो है ना 6 नंबर सवाल है, तो कबीर दास संत थे। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए कबीर दास किस स्वभाव के थे? तो कबीर दास जो है वो किस स्वभाव के थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का आपका। हाँ 7 नंबर का है ना, तो अक्खड़। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास प्रस्तुत पंक्ति की उद्धत है। तो मोको जो है कहाँ ढूंढे, तो ये कबीर के पद से लिया गया है, चूंकि कबीर के पद ही चल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मोको का अर्थ क्या है? तो मोको का अर्थ मुझको है ना। तो सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर का कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं, कबीर किस काल के कवि है? तो कबीर आप जान रहे हैं, कबीर जो है वह भक्ति काल के कवि है ना। सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, कबीर दास के भक्ति धारा के कवि हैं, माने कबीर दास के कवि तो माने किस तरह के, सगुण निर्गुण किसी नहीं, ये दोनों। तो आप जान रहे हैं सही जवाब हो जाएगा क्या? तो निर्गुण। अभी हम लोग देखे पिछले। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस कवि का भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय में जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनका उपाय देता यथावत है? तो आप जान रहे हैं 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सही जवाब सी, कबीर है ना। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, 13 नंबर, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य पहचान नहीं कर पाता है? तो फाइनली 13 नंबर का जवाब हो जाएगा, आप जान रहे हैं दोनों सही, यानी आप जान रहे हैं अपनी अज्ञानता और मूढ़ता से, यानी दोनों से ये क्या है, कबीर अपने व्यक्ति के कारण सत्य पहचान नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल, मैं कहता हूँ आखिन देखन, तू कहता है कागज लिखी, यह पंक्ति उद्धत है। तो कबीर के पद से ना। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 14 नंबर सवाल हो गया ना। चलिए तो ये आज का सवाल है 15 नंबर, कागज का अर्थ है, कागज का अर्थ कागज, कागज का अर्थ कागज। तो सही जवाब हो जाएगा डी ना। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि जल्दी से 16 नंबर का क्या हो जाएगा? ये 16 नंबर है ना। तो हाँ 16 नंबर देखिए, भक्ति काल के कवि है, तो आप जान रहे हैं भक्ति काल के कवि कबीर हैं। तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कबीर के कागज के लेखी की जगह किसकी प्रतीक्षा की है? तो प्रतीक्षा की है, तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, आखिन देखी। तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कबीर के अनुसार मनुष्य कैसा होना चाहिए? तो कबीर के अनुसार मनुष्य जो होना चाहिए 18 नंबर का ए हो जाएगा, यानी ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। चलिए 18 नंबर सवाल है, कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो कबीर के अनुसार ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ना बी, 18 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो कबीर के अनुसार जो है ना सच्ची भक्ति क्या है? तो आप जान रहे हैं कबीर मानव सेवा, यज्ञ हवन, या व्रत उपवास, या मूर्ति पूजन। तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना मानव सेवा। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए 20 नंबर सवाल है, कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है क्या? माने पद में लिखा गया, गद्य में लिखा गया, दोहा है या छंद है? तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना ए, पद में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर की भाषा जो है ना, अब जान रहे हैं कबीर की भाषा सदुखड़ी थी। तो सही जवाब हो जाएगा ना डी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 22 नंबर, किन के कविताओं में सच में सीधे साक्षात्कार अर्थात आखन देखी प्रतीत है? तो आप जान रहे हैं ये जो चल रहा है तो कबीर हो जाएगा ना कबीर। तो आप जान रहे हैं सही जवाब 22 नंबर का हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 23 नंबर, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा कवि है? तो निर्गुण अभी आप लोग पढ़े भी कि निर्गुण कौन है, इनमें से कह रहा, अब ऑप्शन दिया है देखिए 4 ऑप्शन है ना। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, यानी ये जो है ना इसमें से जयासी जो है ना डी, ऑप्शन डी सही होगा, सुने जयासी, जयसी होगा। चलिए आखिरी सवाल है ये, कबीर के पद शीर्षक पाठ की किसकी रचना है? तो सवाल नंबर 24 का आंसर हो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 24 है, कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है? ये इस चैप्टर का आखिरी है। तो सही जवाब हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कबीर दास।
से सुनिए और याद कर लीजिए। चलिए पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? तो आप जान रहे हैं विक्रमशिला की जो स्थापना ऑप्शन दी 18वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में या 20वीं सदी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब क्या होना चाहिए? आप भी सोच रहे होंगे इसका जवाब होना चाहिए 8वीं सदी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना बी आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विक्रमशिला से दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? माने कितना विश्वविद्यालय थे उसी आंगन में? तो ये दूसरा नंबर सवाल है। तो आप जान रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5। गेट वोट पूछे तब आपको लगाना है, ठीक ना, वो सब आपको बता दिए हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो अध्यापक और छात्र की संख्या भी आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का है ना बी आंसर। 1000 जो है ना क्या रहते थे विक्रमशिला में? अध्यापक रहते थे। चलिए अगला सवाल, आचार्य विक्रम पूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूति होकर विश्वविद्यालय यानी होकर विद्यालय का नाम क्या रखा गया? तो विद्यालय का जो नाम है ना उसको रखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल है ना, तो इसका सही आंसर होगा विक्रम विश्वविद्यालय। तो आसान सा सवाल है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये तो सब आपको छोड़ना नहीं है कि विक्रमशिला जो है वो क्या है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब ये निबंध है, सही जवाब हो जाएगा ये बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है? तो ये आपको बताने के दौरान आपको बताए हैं कि विक्रमशिला का स्वयं खुद विक्रमशिला सुन रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 7 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय में विक्रमशिला में कितने कुल गेट थे? तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 6। अगला सवाल, किस सदी में पूर्ण एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10वीं और 11वीं सदी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 9 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? मतलब किस भाषा में? तो आप जान रहे हैं संस्कृत होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 नंबर का बी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा मिली? यानी जब खुदाई किया जा रहा था उस वक्त किस जो है ना क्या मिला था? मतलब किस भगवान का मूर्ति मिला था, प्रतिमा प्राप्त हुआ था? तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध की। सही जवाब हो जाएगा भगवान बुद्ध की। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट आप जान रहे हैं खगोलविद है ना, तो खगोलविद है। सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? ये VVI क्वेश्चन है, ये आता है हर समय। तो आपको याद होना चाहिए कि लामा संप्रदाय के जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का बी आंसर, अतिश दीपांकर है ना। तो सही जवाब हो जाएगा अतिश दीपांकर, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? यानी जो अभी का नाम भागलपुर है वो पहले क्या था? तो आप जान रहे हैं उसी का नाम 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अंग, ठीक ना, अंग हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पुरातात्विक खनन के कितने फीट भूमि स्पर्श मुद्रा भगवान की बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त है? माने जो बुद्ध भगवान की मूर्ति प्राप्त हुआ था वो कितना फीट का था? ऑप्शन है 3 फीट, बी 4 फीट, सी 4.5 फीट, 5 फीट, ये डी 5 फीट। तो सही आंसर 14 नंबर का क्या होगा? तो बिल्कुल 4.5 फीट का था, सही जवाब हो जाएगा ये। अगले सवाल 15 नंबर, विक्रमशिला क्या है? तो विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है ना। तो 15 नंबर का सही, 15 नंबर है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, विश्वविद्यालय है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय था? तो अभी देखिए आप भागलपुर है, देखे ना भागलपुर, इसी को सवाल को क्या किया गया है, पलट दिया गया। तो 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। अंग का राजधानी कहाँ है पूछेगा तो अंग का चंपा, ध्यान रहे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है माने कहाँ? तो आप जान रहे हैं कि फिर वही सवाल को 17 नंबर दिया है तो हो जाएगा ना विक्रमशिला 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर है ना, अच्छा 17 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये क्वेश्चन है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ना अतिचंक, यानी ये गांव होगा तो ये अतिचंक दे रहा है तो सही जवाब हो जाएगा ना अतिचंक, 17 नंबर का ए होगा।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 18 नंबर, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बेहतर विश्वविद्यालय था, माने कौन सा बेहतर विश्वविद्यालय था? तो विक्रम विश्वविद्यालय हो जाएगा ना, सवाल नंबर 18 का हो जाएगा सही जवाब ना, विक्रम विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विक्रमशिला का अभिभार्व किस राजवंश में काल में हुआ, माने कौन वंश था जब विक्रमशिला का अभिभार्व हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ए, यानी पाल वंश, सही जवाब हो जाएगा पाल वंश। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल पालवंश हो गया, ये सवाल यहाँ था हम लोग ना, हाँ ये सवाल था पालवंश। चलिए अगला सवाल है। अगला विक्रमशिला का दिवस कब मनाया जाता है, यानी विक्रमशिला का विकास किस शब्दों में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला का विकास किस शब्दों में हुआ था? तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या, 8वीं सदी, यही घुमा दिया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? तो आप जान रहे हैं कि सर्वनाश जो है किसने किया था, ये भी बताए थे, 13वीं सदी में हुआ था, यानी 1200 कुछ ईस्वी में खिलजियों द्वारा इसे क्या किया गया था, ध्वस्त किया गया था, यानी बख्तियार खिलजी वगैरह सब थे। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 22, तंत्र विधा संबंधित है, यानी तंत्र विधा किससे संबंधित है? सवाल नंबर 22 है ना, तो हम लोग देखते हैं अभी, हाँ अगला सवाल यही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 22 सवाल है, तंत्र विधा संबंधित है भूत प्रेतों से या प्रेतों से या तंत्र मंत्रों से या सभी सही है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है ना, तो बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विक्रमशिला में नवागमत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? तो कुछ समय के लिए जो ना रहना पड़ता था, वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी भिक्षु में, इसी को बिच्छू भी कहा जाता है, तो भिक्षुक नहीं भिक्षु में, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश अभी बताएं, तुर्क आक्रमण, लुटेरो, सिकंदर, बाबर, अंग्रेज। तो अभी बताएं ना आपको, जो करने वाला था उसका जो ना तुर्क वो लोग थे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा तुर्कों ने, सही जवाब हो जाए तुर्क आक्रमणी लुटेरों ने। चलिए अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है ना किसके समय की गई थी, मतलब तो यही शासक का ऑप्शन दिया है, तो 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना धर्मपाल, है ना, सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। अगला सवाल है, तबाकते नासरी के लेखक कौन है? पूछता है तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा धर्म स्वामी, है ना, सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तुर्क ने किस शताब्दी में विक्रमशिला का पर आक्रमण किया था? तो ये अभी देखें हम लोग 13वीं सदी ना, तो सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर का हो जाएगा ना, 27 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, ये पूछता है कुलपति कौन थे? 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी हरिभद्र थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्षतिग्रस्त सील का सत्यापन किया गया है, यानी किसने किया गया? मशीन से या बीरबरस से या टकसाल से या मशीन से या तापकार से? तो सही जवाब 29 का हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, यानी बीरबरस से, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 10वीं 11वीं सदी तक पूर्व एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था, तो ये होगा ना, इसका आंसर सही नंबर का आखिरी सवाल है 30 हो जाएगा, और फिर इसके बाद दीदी की डायरी हम लोग पढ़ेंगे, तो 30 नंबर का हो जाएगा ना विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं दीदी के डायरी से। पहला सवाल है, संजू कैसी लड़की थी? तो संजू आपको पता है कि संजू जो है ना, 1 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, नन्ही लड़की थी, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, सत्य प्रयोग के लेखक है, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल है, गद्य साहित्य की नई में विधा है, तो ये क्या है? माने गद्य साहित्य की नई विधा क्या है? तो डायरी है, रेखाचित्र, एकांकी या कविता है? तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना डायरी है, तो सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसकी डायरी का वर्णन पाठ में किए गए हैं? तो किसकी डायरी? तो संजू की डायरी ना, दिया दीदी की डायरी। 3 कौन नंबर सवाल है? 4 नंबर ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना दीदी की डायरी, है ना। संजू को डायरी किसने ला दी थी? तो दीदी ने ला दी थी ना, तो सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का सी आंसर, यानी पिता ला दिया था, पिता लाए थे ना, तो सही जवाब हो जाएगा, लाने के बाद कह रहे हैं ना, तो सही जवाब ये होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 5 नंबर के बाद ना, तो 5 नंबर के बाद 6 नंबर सवाल है। संजू डायरी को लिखने का प्रेरणा
किस महापुरुष से मिली थी, माने जो संजू डायरी लिखने का प्रेरणा है वो किससे मिली थी? तो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन, यानी क नंबर सवाल है 6 नंबर का बी हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ना बापू से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो 8वीं कक्षा में जो है ना संजू पढ़ती थी, सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल, संजू पिकनिक मनाने गई थी, तो 3 जनवरी 97 को, 3 जनवरी 97 यानी 1997 आपको पढ़ाए थे, ये क्या है? चलिए अगला सवाल, किताब पढ़ने का शौक किसे था? तो किताब पढ़ने का शौक संजू का था। अगला सवाल, संजू किस सहेली के शादी में बचपन में ही कर दी गई थी? तो ये आप जान रहे हैं, नीलू की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। अगला सवाल, संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सत्य का प्रयोग। चलिए अगला सवाल देखे भी कि सत्य का प्रयोग के लेखक कौन थे? 4 जनवरी 1997 को संजू डायरी में किसके बारे में बताया? तो ये आपको पता है, ये किसके बारे में बताई थी? तो सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना ये जापानी लड़की तोतो चान की कहानी, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, संजू डायरी लिखने की प्रेरणा जो है ना कैसे मिली? तो वो गांधी साहित्य से या विद्यालय से या पिता से या माता जी से? 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, सही जवाब हो जाएगा गांधी साहित्य से। तो सही जवाब ये हो जाएगा गांधी साहित्य। 14 नंबर सवाल देखते हैं। रोज नामचा का क्या अर्थ है? रोज नामचा का अर्थ जो पूछा जा रहा है वो क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ना रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप को ही रोज नामचा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, संजू को उपहार में क्या मिलता था? तो संजू को उपहार में 15 नंबर का हो जाएगा ना कॉमिक्स है, सही जवाब हो जाएगा। नहीं 15 नंबर का जवाब नहीं तो पुस्तक हो जाएगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा पुस्तक। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 16 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, स्कूल में संजू किस चीज की तलाश में रहती थी? तो आपको पता है चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती थी ना, तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, डायरी में किन घटनाओं को लिखा गया है? तो डायरी में जो है ना 17 नंबर का है ना, इनमें से सभी, यानी ये पता है दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ हुआ और तालाब को, रोज को, दिनचर्या को, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सत्य के प्रयोग का अभी देखिए गांधी जी होना चाहिए ना, तीन बार सवाल आ गया, तो 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दीदी की डायरी के शीर्षक पाठ में किस पर करहारा प्रहार पढ़ा है? तो अडम्बरों का होगा ना, अनडम्बर पर, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना 19 नंबर का ए होना चाहिए। या तो ये 19 नंबर का आडंबर इसका नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होगा ये सामाजिक परंपरा पर, सामाजिक परंपरा पर। देखिए 1-2 वीडियो में हो सकता है कि 1-2 गलत आंसर लग गया है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है पढ़ाने के दौरान, यानी समझ नहीं, कभी कभी लगाना होता है बी और लग जाता है सी, तो इस तरह से गलती हो जाता है 1-2, तो आप उसे इग्नोर करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, संजू ने दीदी डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो किस महीने के थे? तो पढ़े जो किस महीने के? सवाल नंबर 20 का सही आंसर हो जनवरी का। देखिए पढ़ाने में कभी कभी इंसान से गलती हो जाता है, तो उसको इग्नोर करके चलना है, और ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि गलत ना पढ़ाएं, यानी बहुत ही सही हम करते हैं कि गलत ना पढ़ाएं, जब बच्चों को सही जानकारी दी जाए। चलिए सवाल नंबर 21 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 21 क्या है, संजू कैसी लड़की थी? तो अब जान रहे हैं संजू सभी लोग कि संजू हंसमुख लड़की थी, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल, संजू को क्या पढ़ने का शौक था? तो संजू को क्या पढ़ने का शौक था? तो सही आंसर हो जाएगा ना सभी, यानी कहानी भी, कविता भी, कॉमिक्स भी, इसीलिए सभी हो जाएगा। अगला सवाल, तोतो चान किसकी कहानी है? तो आप जान रहे तोतो चान अभी हम लोग देखे जापानी लड़की का, सही जवाब हो जाएगा ना 23 नंबर का हो जाएगा ना बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? दीदी की डायरी जो है साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, डायरी है? तो ये डायरी ना है, डायरी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नीलू कक्षा में क्या आती थी? तो नीलू हमेशा कक्षा में जो है ना वो क्या आती थी? तो सही जवाब हो जाएगा प्रथम। अगला सवाल है, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य पात्र क्या था? तो विद्यालय के जो है ना मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो क्या था? तो आपको सही जवाब हो जाएगा ना 26 नंबर सवाल है ना, तो हो जाएगा ये संस्कृत जो असल में मुख्य पात्र थी वो दीदी थी, माने कौन किसका किरदार था? तो दीदी, सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आखिरी सवाल है चैप्टर का, शादी बंधन के कारण किसकी पढ़ाई बंद हुई? तो आप जान रहे हैं नीलू की पढ़ाई जो है बंद हो गई थी। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, पीपल से भी क्वेश्चन को, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो छायावादी कवि के जो उल्लेखनीय विशेषता है वो क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ना ए हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक चित्रण में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है, पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है? तो ये है अति उपयोगी, तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, प्राकृतिक चित्रण कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो उल्लेखनीय विशेषता है छायावादी, सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसके पास खड़ा हो पीपल
कला कल छल छल सुनता रहता है, तो आप जान रहे हैं निर्झर, सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ऊपर विस्तृत नल नील 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 नीचे वसुध में नदी झील जामुन तमाल इमली करील प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता के। इतना लंबा चौड़ा ले रहा है, अब जान रहे हैं पीपल चल रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ना पीपल। तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विविध बदलाव का साक्षी है, तो विविध बदलाव का साक्षी क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी पीपल। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 7 नंबर। रो रो कर रात गुजारता है, तो रो रो कर रात जो है ना गुजारता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना चकोर। अगला सवाल है। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर गाने के लिए बिहल होता है, तो कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी यानी बुलबुल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें 20 सवाल है। मराल शब्द का अर्थ है, तो मराल पूछता है कि मराल शब्द का अर्थ क्या है, मोर हंस बगुला या चकोर, तो सही जवाब हो जाएगा हंस, इसका सही जवाब हो जाएगा हंस। अगला सवाल देखते हैं। कविता केंद्र में क्या है, कविता के केंद्र में क्या है, तो कविता के केंद्र में ये जो है ना पीपल है ना, तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल। छायावादी कविता को उल्लेखनीय विशेषता है, प्राकृतिक चित्रण यथार्थ चित्रण या श्रमिक वर्ग के कलाकार या वसंत ऋतु विशेषता है, तो आप जान रहे 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना प्राकृतिक चित्रण, तो सही जवाब हो जाएगा ए। पीपल पाठ की विधा है, तो पीपल पाठ की जो विधा है कौन है, तो ये कहानी है, निबंध है, त्रिकोण है या पतला है, तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना कहानी, कहानी होना चाहिए, ये आप जान रहे हैं क्या है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, माने जो कवि है उसके अनुसार जो है कैसा आकार है, तो आप जान रहे हैं उसके अनुसार गोल है, सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल। निर्झर के पास पीपल सुनता रहता है, कल कल छल छल, कल कल छल छल 14 नंबर सवाल है, तो कल कल छल छल यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो ये आप जान रहे हैं पीपल, हम याद करवाए थे गोपाल सिंह नेपाली, तो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है, तो आप जान रहे हैं पूजनीय है, तो सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है, पीपल से अभी आया है गोपाल सिंह नेपाली, तो 16 नंबर का भी सही जवाब हो जाएगा ए। 17 नंबर। पीपल हिंदी साहित्य में किस काल की कविता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल 17 नंबर है ना, तो सही जवाब हो जाएगा छायावाद। पीपल वृक्ष में किस गैस का उत्सर्जित करता है, पीपल जो का वृक्ष है वो किस गैस का उत्सर्जित यानी अपने ओर लेता है ना, तो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, तो सही जवाब हो जाएगा ना ऑक्सीजन। पीपल कविता में किस भाव का व्यंजना हुई है, तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य। चलिए आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं, सूर्योदय होने से पहले, संध्या से पहले, भरी दोपहरी में या पावस के फुहारे शीतल बयार बहने पर, तो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी सोच रहे हैं पावस की फुहार और शीतल बयार बहने पर, तो सही जवाब हो जाएगा ये। सवाल है। दीनबंधु निराला शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है, तो आप जान रहे हैं इसके लेखक है आचार्य शिव पूजन सहाय, तो सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है महाकवि निराला की प्रसिद्ध रचना है, तो आप जान रहे हैं तो जो प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, तो सही जवाब 2 नंबर क्या हो जाएगा सी आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। कलकत्ता महानगरी के सड़कों पर निराला क्यों घूमते थे, तो आपको पता है कि वो क्यों घूमते थे, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ना कि सड़क के किनारे बैठे हुए भिखमंगा का समाचार जानने के लिए वो घूमते थे, सही जवाब हो जाएगा डी, सड़क के किनारे बैठे हुए भिखमंगों का समाचार जानने के लिए। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 है आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, यानी क्या लिखे, तो देखिए उसी को घुमाया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना दीनबंधु निराला। ये अब इसको उल्टा करे चाहे सीधा करे तो आपको समझ जाना है। चलिए अगला सवाल है। दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा है, तो दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा है, तो निराला के साथ जुड़ा है, तो सही जवाब हो जाएगा ना दीनबंधु निराला के साथ जुड़ा है, तो सही जवाब 5 नंबर का
हो जाना चाहिए सी। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर, दीनबंधु निराला का पाठ की विधा है, माने ये क्या है, हम आपको बताएं कि क्या है, कौन लिखे हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए एकदम कन्फर्म। तो 6 नंबर का फाइनली जवाब हो जाएगा निबंध, सही है ना, तो निबंध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो जो रहीम दिनहि लख है दीनबंधु सम होए, यह किनकी प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति है। तो आप जान रहे हैं कि ये दोहा जो है सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रहीम की दोहे, रहीम कहा जा रहा है ना, तो रहीम दिनहि, तो रहीम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे। तो निराला जी है ना, सच्चे अर्थों में वो जो मित्र थे वो किसका थे, तो सही जवाब हो जाएगा दीन दुखियों के, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था। तो दीनबंधु, ये पूछता है, आपको याद रखना है, समझिए कि VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो सही जवाब हो जाएगा ये बी। चलिए सही जवाब ये। अगला सवाल देखते हैं, पुण्यशील कौन थे। तो पुण्यशील आपको पता है निराला जी थे ना, तो 10 नंबर का हो जाना चाहिए सी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, याचकों के लिए कल्पत्रु थे, यानी याचकों के लिए कौन, तो ये निराला जी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दीनबंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह के घुल मिल जाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, दूध मिश्री की तरह, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किनके पास पैसा अतिथि के समान टिकता है। तो बताए थे आपको कि जो है ना उनके पास पैसा टिकता है, तो सही जवाब हो जाएगा ना निराला है, इसका भी आंसर होगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 14 नंबर, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठ कवि कौन है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका असल नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का ये। चलिए अगला, निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनु अनछुए पहलुओं को उद्घाटन करता है, माने क्या करता है। तो दीनबंधु दीदी की डायरी दीनबंधु निराला हो जाएगा ना, इसका आंसर 15 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर, किनका अधिकांश आकाश काल दिनों में बीतता था। तो इसका भी आंसर होगा निराला, है ना, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, दीनबंधु कैसे होते हैं, ईश्वर भक्त। अब यहाँ भी देख लिए, ईश्वर की पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला, या तन मन धन दुखियों की सेवा करने वाला। तो आप जान रहे हैं कि निराला जी हो तन मन धन दुखियों के सेवा करने वाला, सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए, बेलूर मठ कहाँ है, ये भी देखिए जो है ना VVI क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ है। बेलूर मठ जो आपको याद रखना है, 18 नंबर जो है ना बेलूर मठ कोलकाता में है, तो याद रखना है, सही जवाब हो जाएगा ए। 19 नंबर है, निराला जी के चरित्र कैसा था। निराला जी का चरित्र उदात्त भी था और दीनबंधु था, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा दोनों, यानी सी आंसर हो जाएगा कौन सा, 19 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 20 से, विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी के किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे। तो उनका पता था कि ये किस काम के निराली करते थे, तो सही जवाब हो जाएगा ना दरिंद्र नारायण के भोजन का, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बंगाली के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा कर सुनना पसंद करते थे। तो सही जवाब हो जाएगा ना रविंद्रनाथ की, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, खेमा पाठ के लेखक कौन है। हम बताएं कि कौन लिखे हैं, ये क्या है, ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। जब देखे शिव पूजन आचार्य सहाय के दीनबंधु निराला का है आया, तो इसका क्या हो जाना चाहिए, तो इसका सिंपल ही शाम को आंसर निकल गया कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं है ना। खेमा का जो है लिखने वाले आपको पता है कि कौन है, तो ये खेमा सब जो है आपको पता है कि खेमा संकलित है, इसीलिए इसका राइटर नहीं है सीन, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, खेमा की उम्र लगभग थी। तो खेमा की उम्र जो था आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे कि खेमा का कार्य भी क्या था और उम्र भी क्या था, तो 8 से 9 वर्ष हो जाएगा, सही जवाब बी। चलिए अगला सवाल है, कसारा का स्वभाव कैसा था। तो आप जान रहे हैं कसारा जो है खेमा के साथ किस तरह से व्यवहार करता था, तो आप समझ जाएंगे कठोर हो जाएगा ना, तो सही जवाब 3 नंबर का है। अगला सवाल है, खेमा कितने भाई था। तो खेमा आपको पता है कि खेमा जो है ना 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, खेमा 4 भाई था। चलिए खेमा 4 भाई था, खेमा कितने भाई था, खेमा 4 भाई था, इससे याद भी हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं,
खेमा ने काका से कहकर किसको संबोधित किया? तो खेमा जो है 5 नंबर का है ना, आंसर हो जाएगा क्या? कसारा को। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला, कसारा के पैसे किसने लौटाया? तो कसारा का पैसा ये हो जाएगा ना, लेखक ने लौटाए। 6 नंबर का हो जाएगा ना सही जवाब। चलिए अगला 7 नंबर, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, माने क्या केंद्र में है? बाल विवाह, बाल मजदूरी। तो आप जान रहे हैं खेमा बालक जो है अभी काम करने लायक नहीं है वो बालक, लेकिन उससे काम करवाया जा रहा है, इसीलिए बाल मजदूरी कहा जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा। किस कारण खेमा की पिटाई की गई? तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा बर्तन ना साफ करने के कारण है ना, खेमा की पिटाई की गई। सही जवाब बी हो जाएगा ना, 8 नंबर का बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर, खेमा के पिता भरण पोषण दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? तो आप उनके, तो पहले खेमा के भाई पूछा तो कितना था, तो 4 देखे थे, तो चारों बेटों को क्या किया था? बेच दिया था। चलिए मुक्ति काशी होटल का मालिक कौन था? तो ये तो भूलने वाला नहीं है, मुक्ति काशी होटल का मालिक कसारा था। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 देख लिए, अब 11 देखते हैं हम लोग। खेमा कहाँ का काम करता था? तो खेमा आपको पता है कि कोई नहीं भूलेगा, कसारा के होटल में। सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? तो आपको पता है कि वो खेमा के पिता उसको गरीबी के कारण जो है ना उसको बेच दिए थे। सही जवाब हो जाएगा। चलिए, लेखक के साथ जाते हुए खेमा की चाल थी, क्या बात है? जब लेखक आपको कहानी कितना आपको दिल जीत लिया था, आपको बताए थे ना, तो उसके सही जवाब हो जाएगा तेज, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कसारा का होटल था, अस्थाई था या अस्थाई था या संकुचित था या विस्तृत था? तो आपको पहले ही किताब में सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक क्या था? अस्थाई होटल है। तो सही जवाब हो जाएगा अस्थाई, है ना, तो अस्थाई। देखिए अगला, खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? तो चप्पल के लिए ना। तो सही जवाब हो जाएगा डी। तभी ना कहता है कि भागा यहाँ से, रख दूंगा चप्पल तेरे सिर पर। तो सही जवाब 15 नंबर का डी हो जाएगा। 16 नंबर देख ले हम लोग। 16 नंबर, बाल मजदूरी का निरस्ता को उभारने वाला कौन है? तो खेमा है। सही जवाब हो जाएगा ये। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनाशील बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ये खेमा ना। तो 17 नंबर का भी आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 18 नंबर, खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? तो कहा ना कि अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। तो सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का हो जाएगा कौन सा? बी। चलिए आंसर देखते हैं 19 नंबर का। 19 से, खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो हम बताएं कि खेमा एक कहानी है। तो सही जवाब हो जाएगा ये 19 नंबर है ना। तो देखिए 19 नंबर कहाँ चला गया? तो ये सही जवाब हो जाएगा ये कहानी है। 20 नंबर, खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। तो इस पात्र का खुद कौन है? 20 नंबर का भी हो जाएगा खेमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करता है? तो आपको पता है मजदूरी पर, बाल मजदूरी पर। तो आप जान रहे हैं कि बाल मजदूरी पर ना। तो 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खेमा के पिता आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो खेमा के पिता के आर्थिक स्थिति जो थे ना, तो बहुत अत्यंत दयनीय थी। तो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कसारा खेमा को किस लिए फटकारा? तो कसारा जो है ना खेमा को इसलिए फटकारता है, चप्पल मांगने पर फटकार देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खुशबू रचते हाथ के कवि कौन है? आपको बताएं कि कवि बहुत याद होना चाहिए। तो खुशबू कहाँ जाता है? तो फूल से, फूल कमल का फूल, तो अरुण कमल। तो याद हो जाएगा ना, अरुण कमल। सही जवाब हो जाएगा। हेलो, चलिए तो अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? वंचितों को टोला कैसा था? तो वंचितों का टोला जो है ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वंचितों का टोला जो है ना क्या हो जाएगा? दुर्गधमय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, जख्म का अर्थ होता है। तो जख्म का अर्थ किसको नहीं पता हो जाएगा ना, जख्म का अर्थ क्या होता है, लेकिन कितने लोग भी गलत लगाएंगे। तो जख्म का अर्थ घाव होता है ना। सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है, क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है? तो आपको बताया तो ये सब याद होना चाहिए, यह एक कविता है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए, अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। तो आप जान रहे हैं अगरबत्ती बनाने वाले पर लिखी गई खुशबू रचते हाथ है।
चलिए, उभरी नसों वाली हाथ से तात्पर्य है, तो उभरी नसों वाली हाथ से तात्पर्य जो है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका दीनता की चक्की में पीसने वाला दुर्बल हाथ, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन है? सुंदर हाथ, मेहंदी रचे हाथ, कोमल और मुलायम हाथ। तो आप जान रहे हैं इसका सही आंसर होना चाहिए एक कोमल और मुलायम हाथ, तो सही जवाब हो जाएगा ना, ये सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 7 नंबर सवाल हो गया। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर ये सवाल है आपका, 7 नंबर है ना, तो ये कठोर ना हाथ होना चाहिए, इसका तो आंसर ये होगा सही जवाब। हाँ ये आंसर होना चाहिए, 7 नंबर सवाल है ना, तो 7 नंबर शर्म से कठोर हाथ होगा, इसको ध्यान रहे, इसका आंसर ये होगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? तो अगरबत्तियां बनाते हैं ना, खुशबूदार अगरबत्तियां, तो सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 8 नंबर का हो गया फाइनली। अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 9। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? तो समाज के वंचित और गरीब लोग ही बनाते हैं इसको, अगरबत्तियां को, तो सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ है, तो क्या है? तो खुशबू रचते हैं हाथ जो है ना कविता है, तो अभी तो हम लोग देखे भी कि कविता है, तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। 11 नंबर, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, प्रस्तुत पंक्ति के किस कविता के हैं? तो आप जान रहे हैं खुशबू रचते हाथ के है ना, तो सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? तो जानते हैं सभी होगा, इसलिए कि सभी का बनता है, तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सभी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर। खुशबू रचने वाली हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? तो आप जान रहे हैं खुशबू रचने वाली हाथ जो है ना किन, तो 13 नंबर का सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल सही, दयनीय, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 14। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्म की महत्ता, शर्म की महत्ता और प्रतिपादी करना, तो सही जवाब हो जाएगा ये। हौसले की उड़ान से, हौसले की उड़ान में किसकी उड़ान की चर्चा की गई है? जो हौसले की उड़ान है उसमें किसकी चर्चा की गई? तो आपको सभी को पता है कि बिहार की बेटियों को इसमें चर्चा किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 2। हौसले की उड़ान पाठ में बिहार की कितनी बेटियां की चर्चा की गई है? तो आपको पता है कि इसमें 4 बेटियों को चर्चा की गई है, जिसमें से आपको बताए थे जो प्रथम आने वाली सब थी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान किसे मिला? तो आपको पता है कि ये लिखने को भी आता है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ना सोनी को प्रथम मिला। इसके अलावा गुड़िया भी थी, कदम, यही तो चारों थी ना, यही चारों थी ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? गुड़िया जो है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो आपको पता है सही आंसर हो जाएगा अध्यापिका, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापिका। 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये आपका अध्यापिका। चलिए अगला सवाल है 5 नंबर। निम्नलिखित में पाठ निबंध है, तो हौसले की उड़ान हो जाएगा ना 5 नंबर का, क्योंकि यही ना पाठ है, तो हौसले की उड़ान सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका परीक्षण देती है? तो आपको पता है कि जैनब जो है ना, सवाल नंबर 6, जैनब जो है ना वो क्या रहती है? तो आपको पता है कराटे सिखाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल है। सोनी के जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी सोनी को जो एथलेटिक्स के दौड़ रही थी उसमें क्या प्राप्त हुआ था? तो आपको पता है कि वो भी प्रथम स्थान पाई थी, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो ये पढ़ाने के दौरान आपको समझा दिए हैं, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा आप लोग, तो समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह के आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ना 8 नंबर का हो जाएगा जैनब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो शुरू में ही पढ़ाए थे गुड़िया, तो सही जवाब 9 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखते हैं, तो कदम, तो सही जवाब हो जाएगा ना कदम का।
तो 10 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपको पता है, गुड़िया जो है नोखा की रहने वाली थी, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? पतंग की तरह उड़ना, खाली ख्याली पुलाव पकाना, आसमान के तारे तोड़ना, या अपने संघर्ष से सफलता होने की तमन्ना। तो आप जान रहे इस तरह का सवाल आप भी लगा लेंगे बिना पढ़े लिखे भी, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए बिहार की जो बेटियां है, अब ऑप्शन दिया है देख रहे हैं ना, असाधारण और प्रतिभा के धनी है, तो सही हो जाएगा ये है ना भी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सोनी किसकी बेटी है? तो सोनी किसकी बेटी है ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ना विष्णु शंकर तिवारी की। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? हम आप बताएं कि कौन क्या है, कहानी है, नाटक है, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ये जीवन संघर्ष है ना, हौसले की उड़ान। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना जीवन संघर्ष, इसलिए कि निबंध तो दिया नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ना सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 15 नंबर सवाल हो गया। 16 नंबर देखते हैं। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कितनी विशेषताओं का वर्णन है? कितने नहीं, किनकी ना था, किनकी तो बेटियों के हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सफलता की जननी कौन है? तो सफलता की जननी जो है आप सभी को पता है कि सफलता के जननी जो है वो कौन है? शर्म है ना, तो सही जवाब हो जाएगा। निराश होने से सफलता थोड़ी मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हर काम की सफलता का राज क्या है? तो हर काम की सफलता का राज क्या है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ना शर्म, तो सही जवाब हो जाएगा इसका भी शर्म। आलसी तो होगा नहीं, झूठ तो होगा नहीं, सही जवाब हो जाएगा। अध्ययन विरोधी तत्व को किसने धूल चटा दिया है ना, माने जो है किसने अध्ययन विरोधी को, माने पढ़ने वाले को, अध्ययन मतलब क्या, अध्ययन करना यानी पढ़ने वालों को किसने धूल चटा दिया? तो सही जवाब हो जाएगा कदम ने। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? वाह क्या सवाल आया है, तो सही जवाब हो जाएगा ना जैनब खां। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर से देखिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, सवाल पहला है, कर्पूरी ठाकुर के पिता कौन थे? तो ये पिता कौन थे तो आपको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के वो पिता थे गोकुल ठाकुर, है ना, आप ऐसे भी याद कर लीजिए, ठाकुर गोकुल ठाकुर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा पास किए, माने कब किए मैट्रिक की परीक्षा कर्पूरी ठाकुर? तो ये भी आसान सा सवाल है, आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर 1940 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। मैट्रिक का परीक्षा हो गया ना 1940। अगला सवाल देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ? निधन आप जान रहे हैं किसे कहते हैं? तो निधन आप जान रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर का निधन 1988 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठाकुर जी को क्या बजाने का शौक था? माने जो ठाकुर जो थे देखेगा, एक तो 1988 में उनका निधन हुआ और उनको बजाने का क्या शौक था? तो सही जवाब हो जाएगा ना डफली। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन कब? माने कॉलेज को उन्होंने कब त्याग कर दिया? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ना, आप भी जान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर ने 1942 में, आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद है ना, तो याद कर लीजिएगा जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसी वक्त कर्पूरी ठाकुर भी अपना कॉलेज को क्या किया, त्याग दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा से, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से, या सीतामढ़ी के सैदेशपुर से? तो आप ही जान रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो थे वो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से विजयी घोषित रहे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म, ये सभी लोग कहाँ भूलने वाले हैं, अपना ही गांव है बिहार। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है? तो आपको पता है कि जो किसके द्वारा है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप जान रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर है, तो इसका आपू विसा लिखा नहीं, पापू विसा होना चाहिए ना, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो सही आंसर हो जाएगा ना पापू विसा 8 नंबर का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर है मैंने क्या है? जननायक। तो सुनबे किए नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना ए।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो गरीबों का मसीहा जो है ना कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। चलिए सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो कर्पूरी ठाकुर बने। ये भी सवाल उल्टा दे देगा, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने? समझ में आ रहा है ना? तो 1967 में, है ना। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक ना। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर से सवाल क्या कर रहा है, आजाद दस्ता सक्रिय के सदस्य इनमें से कौन थे? तो आपको पता है कि वो भी थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे इसका। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो आप जान रहे हैं सभी लोग, तो समस्तीपुर के पिथौंजिया ग्राम में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? कर्पूरी ठाकुर का माता का नाम जो है वो क्या था? तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। आप लोग जान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम जो है ना राम दुलारी देवी है। राम दुलारी देवी है ना, राम दुलारी देवी। कहाँ गई राम दुलारी देवी? तो आपको लगा लेना है, ये राम दुलारी देवी, देखिए ये राम दुलारी देवी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने IA परीक्षा कब पास की? निधन कब हुआ? आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं, 1988 में, है ना। 1988 में इनका निधन हुआ। 1967 में ये मुख्यमंत्री बने। दो तो आपको याद रखना है। चलिए तो ये कह रहा है कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास किए? सवाल नंबर 16 है, तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ना, यानी 1942 में, ठीक ना। एक तो 1942 में एक कॉलेज को भी त्याग दिए। हम लोग को पढ़ना सीखना है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। 42 में ये परीक्षा भी दिए और 42 में ये क्या किए, छोड़ भी दिए, है ना। 42 में छोड़ भी दिए, कॉलेज को त्याग दिया। 1967 में मुख्यमंत्री बने और 1988 में क्या हुआ, निधन हुआ। तो ये सब याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रतीक्षा का अर्थ है, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रतीक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए? तो 17 नंबर का हो जाएगा ना सही जवाब, इंतजार, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? वो माने जो पहली बार जेल में गए थे, तो किस जेल में गए थे? तो आपको पता है, सही जवाब हो जाएगा दरभंगा, है ना। दरभंगा जेल में गए थे। 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 19 नंबर, कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 6 वर्ष थी, है ना। ये देखिए, ये आपको अब दिखेगा, ये सवाल था ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना 6 वर्ष। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? देखिए मुख्यमंत्री 1967 में बने थे ना, और उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी। उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री दोनों का है, तो कब? 1967। अभी बताएं निधन कब? 1988, आपको याद करवा देंगे। और कॉलेज कब त्याग किए? 1942, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? तो आपको पता है कि 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, उपयुक्त में तीनों, क्योंकि चरवाहा भी करते थे। कर्पूरी ठाकुर को चरवाहा भी पसंद था, ग्रामीण गीतों भी गाते थे, और देखिए और क्या है, डफली भी बजाने में थे। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ना तीनों, केवल डफली लगाकर नहीं आ जाना है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? तो 1942 में जेल गए। लेकिन ये देखिए, वो 1942 में जेल नहीं ना गए, अभी हम लोग देखे थे कि कब जेल गए। तो देखिए करेक्ट डेट यहाँ दिया है, सवाल नंबर 22 है ना। तो सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर कब जेल गए? तो ये आपको याद रखना है, करेक्ट डेट मैंने दिया है। तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल गए थे, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा, कहाँ किस जेल में गए थे? तब आंसर दरभंगा था ना। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 23 को देखते हैं, 23 अगस्त क्रांति कब हुआ? तो अगस्त क्रांति 1942 में हुआ, को याद रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये आपको बढ़िया से पढ़ाए थे कि आजाद दस्ता का गठन जो है ना, सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ये जब जेल में बंद थे तो ये भाग कर कहाँ गए? नेपाल, और नेपाल जाकर ही
आजाद दस्ता का गठन किया? आपको पता है कि दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण किस तरह से भाग गए थे, सोशल साइंस में आपको पढ़ाए थे, है ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? है ये सवाल बहुत ही अहम है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो आप जान रहे हैं कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। 24 जनवरी 1921। निधन कब हुआ था? निधन आपको बता रहे हैं बार बार ना, तो याद हो गया होगा, 1988 ईस्वी, है ना। कॉलेज त्याग 1942। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ? तो बिहार के किस जिला में जन्म हुआ? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो है ना जन्म हुआ, अभी देखें यहाँ के 24 जनवरी 1921 में पैदा हुए, लेकिन कहाँ जन्म हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये हो जाएगा ना, समस्तीपुर। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर किन पदों का सुशोभित किया है? माने कर्पूरी ठाकुर जो है किन पदों को सुशोभित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर का। तो एक तो पहले पढ़ लीजिए, ये कह रहा है करवा वाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री। तो सही है, तो इसीलिए उपयुक्त में से इसका आंसर होना चाहिए सही, यानी उपयुक्त सभी, है ना। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 28 नंबर सवाल है, कर्पूरी ठाकुर कितने दिनों तक उपवास रहे? उपवासी होगा। तो आपको पता है कि कर्पूरी ठाकुर जो है ना 25 दिन उपवास रहे। आपको बताया कि एक व्यक्ति जतिन दास थे, वो 63 दिन भूखे रह कर गए हैं, सिद्ध करके गए हैं कि बिना खाए पिए व्यक्ति इतना दिन रख सकता है, इसीलिए गांधी जी इतना आंदोलन लाए ना। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे अरबपति थे? अरबपति नहीं ना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना गरीबों का मसीहा। आंसर इसमें डी दे रहा है, गलती हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये, कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधानसभा चुनाव किस पार्टी से लड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 31 नंबर, ये कर्पूरी ठाकुर से आखिरी सवाल है, कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया? तो कर्पूरी ठाकुर जो है ना 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2। तो सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झांसी की रानी है ना, झांसी की रानी से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज का विरोध तलवार कब उठाई? तो ये सभी को पता है, सन 1857 की क्रांति में, हो जाएगा ना। तो सही जवाब हो जाएगा डी। इसका तो आंसर मालूम चल गया, 1 नंबर का सही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, लक्ष्मी कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मी झांसी की रानी। तो सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर का ए हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देते हैं हम लोग, मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी? तो सभी को पता है 23 वर्ष। 23 वर्ष पता है ना, तो सही जवाब हो जाएगा 23 वर्ष। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जब थी तो काव्य पंक्ति है, तो किसकी है? तो जाहिर सी बात है, झांसी की रानी चल रहा है तो चलने दीजिए, वही चलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ना झांसी की रानी से, तो सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं, झांसी की रानी लड़ाई लड़ी, झांसी की रानी लड़ाई लड़ी, तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका अंग्रेजों से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, पुरानी तलवार कब चमक उठी? तो पुरानी तलवार जो है कब चमक उठी? तो आप सभी को पता है सन 57 में, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा सी। बूढ़े भारत भी आई आई फिर से नई जवानी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, जो है क्योंकि कहा गया, तो सही जवाब हो जाएगा भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत का इतिहास प्राचीन है, तो सही जवाब हो जाएगा ना ये सी आंसर। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस घटना की याद आज भी कराती है? तो ये तो सबको पता है, ये घटना के याद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? तो आपको पता है कि नाना साहब जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा छबीली, सभी को पता है। चलिए 1857 के युद्ध में लक्ष्मी ने झांसी के मैदान में किसके घायल के घर कर मैदान से भागने की विवश कर दिया? तो आपको पता है लेफ्टिनेंट बॉकर, ओडायर, कर्जन या विलिंग विलियंगटन, है ना, विलिंगटन। तो सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का लेफ्टिनेंट वाकर को, है ना, सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल है ना,
हाँ 11 नंबर सवाल है, ग्वालियर किस राजा को लक्ष्मीबाई हराया था? तो ग्वालियर जो है हम बताए थे कि बार बार जो है ना रानी लक्ष्मीबाई लड़ती थी, जब देखती थी कि हम चारों तरफ से घिरा गए हैं तो ग्वालियर भाग जाती थी। आपको पढ़ा है अच्छी तरह से, है ना, कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से सुरंग से भागते भागते ग्वालियर भाग जाती थी और वो किस राजा के पास भागती थी ये भी पता है। लेकिन ये सवाल कहा जा रहा है कि ग्वालियर किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया था? तो सही जवाब हो जाएगा सिंधियों को ना, तो सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल है, झांसी की रानी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपको पता है कि झांसी की रानी जो है ना क्या है, जीवन वृत्तांत है ना, तो सही जवाब हो जाना चाहिए ये भी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ना। ये तो एक कविता था लेकिन कविता नहीं है दिया है, इसलिए जीवन वृत्तांत हो जाएगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा ये। कविता होगा लेकिन नहीं दिया है ना। स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? तो स्वाधीनता संग्राम आपको पता है कि थोड़ा सा 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई किसका अवतार थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो किसका अवतार थी? तो दुर्गा की अवतार थी, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, झांसी की रानी किनकी गाथाएं याद थी? झांसी की रानी किनकी गाथाएं याद थी? ऑप्शन है शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना शिवाजी। अगला सवाल है, लक्ष्मी किसकी मुंहबोली बहन थी? तो आप सभी को पता है कि लक्ष्मी जो है ना वो कानपुर के नाना, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झांसी की रानी कविता, देखिए ये कविता है, के रचयिता कौन है? तो झांसी की रानी ये आपको सभी को पता है सुभद्रा कुमारी चौहान। आप कुछ कुछ निकालने सीखिएगा तो समझ जाइएगा, ये आप जो है ना देख रहे हैं कि ये पाठ में किसी का लेखक नहीं है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? तो आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है ना किस प्रकार बीता? तो लड़ाई में ही, तो सही जवाब हो जाएगा ना ये। चलिए चिकित्सा का चक्कर से अब हम लोग देखते हैं, पहला सवाल है, लोगों की सलाह पर चूहानाथ कातर जी को बुलाया गया था, भाई, वैद्य, डॉक्टर या पड़ोसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना डॉक्टर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वह साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्म पर बल दिया गया है कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? तो आप सभी जान रहे हैं वो छायावाद कहलाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा? तो आपको पता है स्वयं लेखक, लेखक की पत्नी, लेखक के दोस्त, तो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का ना स्वयं लेखक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर है, लेखक की बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई? जो लेखक है उसके बीमार रहने की इच्छा काम करते करते थक जाने के कारण ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना। अगला सवाल है, किस चिकित्सा पद्धति से जड़ी बूटी से दवाइयां बनती है? तो सभी को पता है आयुर्वेदिक चिकित्सा, तो सही जवाब हो जाएगा सी। लेखक को बार बार पेट दर्द क्यों हो रहा है? तो लेखक को पेट दर्द बार बार जो हो रहा है ना वो गरिष्ठ खाना खाने से, सही जवाब हो जाएगा ये। 7 नंबर है, चिकित्सा चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी विधा है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कहानी, लेख, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, अच्छा थोड़ा सा दिखेगा, कहानी, लेख या फिर संपन्न है या व्यंग? तो आप जान रहे हैं इसका व्यंग हास्य है, तो सही जवाब हो जाएगा ना व्यंग हास्य इसका होगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं, हल्का फुल्का एक ही दो है बस, उसके बाद सब सही है। तो कब भोजन कर लेने की आदत थी? तो आपको पता है सही जवाब हो जाएगा शाम को, है ना, तो शाम में, तो सही जवाब हो जाएगा ना ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हम पढ़ के बताते हैं, आप सुनिएगा। सवाल नंबर 9 है, लेखक को पेट दर्द रात में कितने बजे नींद खुली? तो आपको पता है कि 3 बजे जो है ना पेट दर्द के कारण नींद खुली, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला, लेखक जो है ना लखनऊ गया, लेखक जो है ना सवाल नंबर 10 है ना, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था? तो सही जवाब हो रहेगा बेहतर चिकित्सा हेतु के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका ये।
बस एक ही दो है, घबराइए ना। तो सही जवाब हो जाएगा लेखक लेखक बेटा बनारसी क्या इच्छा होनी चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा ना बीमार पड़ने की, आपको पता है। तो सही जवाब ये हो। चिकित्सा पद्धति के विरोध विरोध में यहाँ देखिए क्या लिखा है, 12 नंबर सवाल है ना। तो 12 नंबर, चिकित्सा पद्धति के विरोधाभासों को सफलता पूर्वक उभारा है, तो सही जवाब हो जाएगा ना चिकित्सा का चक्कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है। आप सब सही नजर आ रहा है ना। तो किस पाठ के व्यंग है, तो सही जवाब है ना बाल गोविंद भगत, खेमा, चिकित्सा का चक्कर। तो सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक है, तो आपको पता है कि चिकित्सा का चक्कर के लेखक बेटा बनारसी हैं। चलिए राय राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे, तो सही जवाब हो जाएगा 9 बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रसगुल्ले छायावादी कविता की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, लेखक के किस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आपको पता है कि 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना। तो वास्तविक कम रहती है, यानी छायावादी कविताओं मात्र कल्पना की उड़ान रहती है, यानी वास्तविक कम रहती है। तो सही जवाब हो जाएगा ना डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, छायावादी कविताओं में मात्र कल्पना की उड़ान रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही रात में डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है, कि उद्देश्य से लेखक ने ऐसा कहा। माने जब बीमार पड़ता है तो लोगों को देखकर आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ना, आजकल के डॉक्टरों और आडंबर का भाव अधिक रहता है, वास्तविक कम। तो सही जवाब हो जाएगा ये डी है ना। तो डी हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर है सुदामा चरित्र, है ना, सुदामा चरित्र। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है हिरण के बच्चे ना, खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं, सुदामा चरित्र कविता के रचयिता कौन है। तो ये आपको सभी को पता है कि नरोत्तम दास। चलिए अगर सुदामा के लेकर कृष्ण के यहाँ गए, क्या लेकर गए थे, पकवान, फल, सवा सेर चावल या मिठाई। तो आपको पता है कि जो है ना वो लेके गए थे 1.25 सेर और चावल। तो सही जवाब हो जाएगा ना ये 1.25 सेर चावल। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 3 है ना। सवाल नंबर 3 आपको नजर आएगा, सब सही है। द्वारपाल से यह जानने की सुदामा द्वार पर खड़े हैं, कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण जो है ना क्या किया, तो सही जवाब हो जाएगा ना दौड़कर उनके पांव छुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, घर लौटने पर सुदामा अपनी झोपड़ी को क्या नहीं खोज पाए। तो सुदामा जो है ना, तो आपको पता है कि सुदामा जो है ना झोपड़ी के स्थान पर महल था, तो आप उनको पाए कि झोपड़ी के स्थान पर महल था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अभी। अगला सवाल देखते हैं, कटक। कटक शब्द का अर्थ होता है कटक, है ना, क से कटक और क से कांटा। तो आप लोग आराम से लगा लीजिएगा, 5 नंबर का हो जाएगा ना। तो क से कांटा, क से कटक, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई। वो जो उसका भाषा क्या था, अवधी था, ब्रज भाषा था, या मगही था, या खड़ी बोली था। तो आप जान रहे ब्रिज भाषा यानी ब्रज भाषा। सुदामा की पत्नी को अपनी ... पर बड़ा क्षोभ था, क्यों, प्रसन्नता, संपन्नता, या दरिद्रता, या विवशता यानी विवशता। तो सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का क्या हो जाएगा, सी यानी दरिद्रता, ये हो जाएगा दरिद्रता। चलिए अगला देखते हैं, इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है। तो आप जान रहे हैं इनमें से सुदामा चरित्र है ना नरोत्तम दास का। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े। ये जो दोनों है कहाँ पढ़े थे, तो आपको पता है सही जवाब हो जाएगा संदीपन ऋषि के पास। तो 9 नंबर का हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 10 नंबर, नरोत्तम दास है कवि, कहानीकार, निबंधकार, या उपन्यास। तो आपको पता है कि जो नरोत्तम दास है, सवाल नंबर 10 का सही जवाब होना चाहिए ए, होना चाहिए ना, कवि है ना। तो सही जवाब हो जाएगा, इसमें सोचने की क्या बात है, कवि है। सुदामा और कृष्ण क्या थे।
सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो आपको पता है बाल सखा थे, तो सही जवाब हो जाएगा ना ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए। सुदामा आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आपको पता है कि सुदामा गरीब आर्थिक स्थिति था, ठीक ना? तो सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का। तो ये तो कह रहा है कि सुदामा की आर्थिक स्थिति अति दीन होना चाहिए, इसका हमको लग रहा है अति दीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना? यही होगा। सुदामा के पैर कैसे धुल गया? तो सुदामा का पैर जो है ना वो कैसे धुल गया? तो आपको पता है कृष्ण भगवान के आंसू से, तो सही जवाब हो जाएगा सी। कृष्ण ने सुदामा को कुछन देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया? तो आपको पता है 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उनकी पत्नी को। चलिए अगला सवाल, सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? अभी देखिए कि ये सुदामा चरित्र के लेखक पूछ रहा था, उसी में पूछ रहा था कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा ना कविता। सही जवाब हो जाएगा ये। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं। सुदामा अपने मित्र से कहाँ कहाँ गए थे, यानी मिलने कहाँ गए थे? मथुरा, द्वारिका या उज्जैन या वृंदावन? तो आपको पता है द्वारिका, सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्या हो रहा था? तो सुदामा को जो संकोच हो रहा था, तो इसका सही जवाब कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ ना था, इसीलिए संकोच हो रहा था, तो सही जवाब हो जाएगा यह ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, आखिरी चैप्टर अब बच गया है, राह भटके हिरन के बच्चे, है ना? चलिए राह भटके हिरन के बच्चे को, पहला सवाल है, राह भटके हिरन के बच्चे पाठ में जीवन का अर्थ है? तो आपको पता है कि प्रयास करते रहना, बताए भी थे कि बार बार प्रयास करता है। जैसे हिरन की माँ खो गई थी ना, तो वो बार बार रो रहा था, तो उसको दिलासा दिया जा रहा है कि ये छोने तू रो न, तेरी माँ मिल जाएगी, है ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हमें निराशा ना होकर प्राकृत प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? अपव्यय क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, उपभोग करना चाहिए। हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था? तो उसकी माँ, है ना, उसकी माँ, तो सही जवाब हो जाएगा ए। 3 नंबर का हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसकी माँ कभी होना चाहिए ना, उसकी माँ तो दुखी, माँ के कारण वो दुखी थी, तो ये कभी ना दुखी था, सही जवाब हो जाएगा इसका ये। राह भटके हिरण के बच्चे कौन कैसी कविता है? तो आपको पता है कि राह भटके हिरण जो है ना, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, अत्यंत मार्मिक है, तो सही जवाब हो जाएगा ये। कभी कभी सोचना पड़ता है ना आंसर बताने के बाद कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आपको भी ध्यान देना है। वेदना का अर्थ पूछे थे तो पीड़ा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का ना। जाड़े की रात, है ना, जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो सभी को पता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 6 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर, राह कभी भटक गया था? तो आपको पता है हिरण का बच्चा, सही जवाब। कभी हिरण के बच्चे की क्या आश्वासन देता है कि तुम्हारी घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तो माँ खोई थी तो माँ ही ना मिलेगी, तो सही जवाब हो जाएगा ये बी, 8 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए फाइनली अब और 2-3 क्वेश्चन बचा है। 9 नंबर सवाल है, राह भटके हिरण के बच्चे पाठ से क्या सीख मिलती है? ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, अज्ञानता जरूरी है, सभी गलत है, या पढ़ना लिखना चाहिए? तो आप जान रहे हैं कि 9 नंबर का जो है 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं, राह भटके हिरण के शीर्षक कवि हैं? तो आपको पता है राह भटके हिरण के शीर्षक कवि हैं, तो यह सभी लोग को पता है, आखिरी चैप्टर है, डॉक्टर नी वियतनाम, तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है 11 नंबर, जंगल में हिरण का बच्चा क्या कर रहा था? तो आपको पता है माँ से बिछड़ गया था,
तो माँ से बिछड़ गया था। तो ये मुकम्मल हुआ आपका हिंदी का किताब। अब आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। तो अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे हम लोग व्याकरण के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।